हैं और इस वक्त हडको के सीएमडी संजय कुलक्षेत्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में ईटी नाउ स्वदेश में। शुरुआत ही करेंगे सवाल जवाब के साथ। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कंपनी ने प्राइवेट सेक्टर में 5 सेगमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, एनर्जी और रियल एस्टेट में लोन देना फिर से शुरू कर दिया है। इन सेक्टर में आपको शुरुआती डिमांड का ट्रेंड किस तरह से नजर आ रहा है? कौन सा सेक्टर अब आगे जाकर ग्रोथ को लीड कर सकता है? जिस तरीके से भारत सरकार की पॉलिसीज हैं, रोड के लिए बोले या एयरपोर्ट्स के लिए या पोर्ट के लिए, अभी हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लॉन्च किया है मैरीटाइम फंड, भारत सरकार का बहुत बड़ा पुश है, ना सिर्फ कैपिटल कमिटमेंट से बट पॉलिसी कमिटमेंट से भी और लेजिस्लेटिव कमिटमेंट से भी। तो इन सेक्टर्स के ऊपर काफी पुश है। और जो हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन विल बिकम द न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। सो एक ट्रांसफॉर्मेटरी वर्क पे काम हो रहा है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है। इन तीनों सेक्टर्स में काफी पुश आएगा। रोड्स में हम देख चुके हैं पिछले 10 सालों में किस तरीके का रोड नेटवर्क बना है, किस तरीके का एयर नेटवर्क बना है। जो तीसरी चीज है वो वाटर नेटवर्क की, वो भले ही वाटरवेज हों, आपके शिप बिल्डिंग की बात करें या फिर पोर्ट्स की बात करें, तो बहुत तरीके के पोर्ट्स, बहुत एक्सपेंशन आ रहा है पोर्ट में। वाटर ट्रांसपोर्ट्स के ऊपर बहुत जोर है, जो कि रोड से जुड़ेगा और एयर से जुड़ेगा। तो एक बहुत अच्छा काम किया जा रहा है कि किस तरीके से लॉजिस्टिक की कॉस्ट कम की जाए और किस तरीके से लॉजिस्टिक का टाइम कम किया जाए। दूसरी चीज जो हमने शुरू की है वो रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं। रेरा आने के बाद हाउसिंग सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में काफी ठहराव आ गया है और बहुत तेजी से ये सेक्टर बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो हम देखें डिमांड भी बढ़ रही है, एचआईजी की डिमांड बढ़ रही है, एमआईजी की डिमांड बढ़ रही है। और पीएमएवाई आने के साथ साथ पीएमएवाई में इंटरेस्ट सबवेंशन का जो कंपोनेंट है उसके कारण मिडिल क्लास में काफी ट्रैक्शन है हाउसिंग और रियल एस्टेट के लिए। और जो पांचवा सेक्टर हमने शुरू किया है वो एनर्जी ट्रांजिशन का है। तो वो जो नेट जीरो हमें 2070 तक प्राप्त करना है, और 500 गीगावाट की जो कैपेसिटी हमें भारत में बनानी है 2030 तक, जो भारत सरकार का कमिटमेंट है, तो मुझे लगता है इन सभी को देखते हुए हमने इन 5 सेक्टर्स पे प्राइवेट सेक्टर की फंडिंग शुरू की है। और मार्केट में बहुत बड़ी डिमांड है, लेकिन हम काफी सावधानी से इस पे चल रहे हैं। हमारा ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस काफी स्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि हम पहली बार इसको शुरू कर रहे हैं बहुत सालों के बाद। और काफी डिमांड है मार्केट में और काफी कंपनियों का रुझान है कि वो हटको से लोन लें, क्योंकि हम हर वक्त एक कॉम्पिटिटिव टर्म्स के ऊपर बात करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे लोन से प्रोजेक्ट वायबल बने, बैंकेबल बने, सस्टेनेबल बने। जी बिल्कुल संजय जी। अगला सवाल है कि अगले कुछ सालों में आप अपनी लोन बुक में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग के बीच किस तरह का मिक्स देखते हैं? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में मार्जिन आपके बाकी पोर्टफोलियो की तुलना में किस तरह से यहाँ पर नजर आ रहे हैं? देखिए, दो चीजें हैं कंपनी में। हम पहले हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थे और अगस्त 2024 के बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी बन गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमारा जोर है और हम 75% पोर्टफोलियो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी की रिक्वायरमेंट है, आरबीआई के हिसाब से एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, तो 75% पोर्टफोलियो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर का रहेगा। हाउसिंग में जो हम अभी तक करते हैं, वो पीएमएवाई के अंदर जो काउंटर पार्ट रिक्वायरमेंट्स आती हैं स्टेट्स की, उसको हम फंड करते हैं। पीएमएवाई 2.0 भारत सरकार ने लॉन्च कर दिया है और बहुत तेजी से ये योजना आगे बढ़ रही है। अभी तक स्टेट्स ने हमसे उनकी काउंटर पार्ट रिक्वायरमेंट के बारे में हमसे कोई लोन रिक्वायरमेंट की बात नहीं की है। वो अपने आप ही इस चीज को जुटा रहे हैं। पर जब भी कभी उनको जरूरत पड़ेगी तो हटको वो ऐसे लोन देता रहेगा। तो 75% हम मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में रहेगा, जो कि एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। बाकी का 25% अदर सेक्टर इंक्लूडिंग हाउसिंग में रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पर अगर कंपनी की लोन बुक की बात करें तो करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास से, जो ईयरली 30% ज़्यादा है, और मैनेजमेंट ने 25 में 30%, 25 से 30% ग्रोथ की बात यहाँ पर कही है। साथ ही कंपनी का टारगेट जो FY30 तक का है लोन बुक को, उसको दोगुना करने का ये टारगेट यहाँ पर रख रहे हैं। आप इसे किस तरह से हासिल करने का प्लान बना रहे हैं, एसेट क्वालिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को साथ में बनाए रखते हुए?
अ, चारों दिशाओं में हम एज ए कंपनी काम कर रहे हैं। वो भले ही रिक्रूटमेंट हो एक्सपर्ट्स का, ऑन रोल लिए जा रहे हैं, नई पॉलिसीज को बनाया जा रहा है, पुरानी पॉलिसीज को रिविजिट किया जा रहा है, कॉम्प्लायंस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, कॉस्ट ऑफ फंड कैसे कम किया जाए। देखें इंफ्रास्ट्रक्चर में तो भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं और भारत सरकार के जो प्लान है विकसित भारत के लिए, पोटेंशियल मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो पोटेंशियल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। नए सेक्टर्स को हम ओपन कर रहे हैं, नए स्टेट्स को ओपन कर रहे हैं, और बहुत ही कॉम्पिटिटिव तरीके से कस्टमाइज्ड फंडिंग कर रहे हैं, ताकि ना स्टेट को तकलीफ हो प्रोजेक्ट फंडिंग लेने में, ना उनके ऊपर कोई स्ट्रेस हो। हम ये भी मॉनिटर कर रहे हैं कि स्टेट्स के एफआरबीएम लिमिट्स के अंदर ही फंडिंग हो, और इसीलिए हमने प्राइवेट सेक्टर को भी ओपन किया है, क्योंकि हम मानते हैं इस चीज को कि प्राइवेट सेक्टर भी इक्वल कंट्रीब्यूटर है हमारी वेल्थ को क्रिएट करने में, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। तो चारों तरफ से इसको काम किया जा रहा है। टर्न अराउंड टाइम भी हमने कंपनी में कम करके एक पेपरलेस कंपनी की तरीके से काम कर रहे हैं। तो चारों दिशाओं में हम एज ए कंपनी काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे हमने 2026 तक 1,50,000 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त लगभग कर लिया है, 1,44,000 हम प्राप्त कर चुके हैं, और 2030 तक हम करीब 3 लाख करोड़ का ये जो लक्ष्य है हमारा, जो हमने रखा है, उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम ये प्राप्त कर लेंगे। जी बिल्कुल संजय जी, ये तो हो गई लोन बुक की बात, लेकिन ग्रॉस एनपीए आपका देखिए 1.21% पर है और नेट एनपीए भी 0.07% है। आपने 15 महीनों के अंदर जीरो नेट एनपीए कंपनी बनाने का जो कमिटमेंट किया है, इस टाइमलाइन में कौन सी स्ट्रेटजी लागू करेंगे, और क्या अभी भी कोई खास स्ट्रेस यहाँ पर आपको एनपीए और जीएनपीए पर नजर आ रहा है? देखिए, जो 2013 तक के हमारे प्रोजेक्ट्स थे, एनपीए का इशू हम उसी से फेस कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में हमने काफी पॉलिसीज में चेंज किया, बोरोवर से बात की, हमारी टीम से बात की, किस तरीके से को रिजॉल्व किया जा सकता है। लीगल रूट से भी, एनसीएलटी रूट्स में भी हम काफी एग्रेसिव रहे, और काफी हमने अगर आप रिजल्ट्स देखें तो हम नेट एनपीए आज हमारा 0.07 है। 0.07 को जीरो लाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो 15 महीने का हमारा कमिटमेंट था, वो आज लगभग 12 महीने रह गए, और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। वो भले ही हम अपनी ओटीएस पॉलिसीज को रिविजिट करें, या हम किसी प्रोजेक्ट में जहां हमने फंडिंग किया है उसकी एक्चुअल दशा देखें कि ये पैसा दे सकता है या नहीं दे सकता, एनसीएलटी और डीआरटी में एग्रेसिवली काम करें। तो हमारी सारी जो कोशिश है वो यही है कि 12 महीने के अंदर हम हमारा नेट एनपीए जीरो हो जाए, और आज जो 0.07 है ये बेस्ट है इंडस्ट्री में। पिछले 6 महीने में हमने करीब 338 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को रिजॉल्व किया है, पैसा आया है हमारे पास। और मुझे मतलब हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं कि हमारा नेट एनपीए अगले 12 महीनों में जीरो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी अनुमान लगा रही है कि अगले 1 साल से 15 महीनों के बीच आप अपना नेट एनपीए ज़ीरो करने की उम्मीद यहाँ पर जता रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पर लगभग 3% के हैं, और यहाँ पर मैनेजमेंट Q3 के लिए कम से कम 10 बीपीएस सुधार की यहाँ पर उम्मीद कर रहा है। बढ़ती बोरोइंग कॉस्ट 6.32% तक कम होने के साथ क्या आप सेकेंड हाफ के लिए मार्जिन रेंज देखते हैं? और एक और स्पेसिफिक सवाल, FY30 में 3 लाख करोड़ की बुक पर यहां से मार्जिन क्या हो सकता है? मार्जिन्स जो हम गाइडेंस देते हैं मार्केट को, वो 2% प्लस का हमारा स्प्रेड है, और 3% के आसपास का हमारा निम है, और उसी के आसपास हम काम करते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारे प्रॉफिट कमाने के उस उद्देश्य में प्रोजेक्ट्स के ऊपर लोड आए। तो हम बहुत बैलेंस करते हैं हमारे एसेट्स और लायबिलिटी के बीच में, और साथ ही साथ हम ये काम करते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ फंड किस तरीके से कम होती रहे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो और हमारी प्लानिंग क्या हो। वो भले ही एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग हो या बैंक लोन्स हो, और या ये सोच के लोन लिए जाएं कि किस तरीके से रेपो चेंज होगा और हमारे लोन्स रीसेट हो जाएंगे। तो हम उसी दिशा में काम करते हैं कि हमारी कॉस्ट कम हो और प्रोजेक्ट के ऊपर कॉस्टिंग ज्यादा ना हो। तो वो बैलेंसिंग के ऊपर हम काम करते हैं, और उसमें हमने अपनी इंटरनल कॉस्ट को कम करना, हमारी अदर इनकम्स को कैसे बढ़ाना है, तो इन्हीं सब दिशा में काम करके हम प्रोजेक्ट्स को फायदा देने की कोशिश करते हैं। तो हमारे निम और स्प्रेड 2 और 3 के आसपास रहे। ओके, आखिर में आप संजय सर आप बताइए कि कंपनी ने हाल ही में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोलैबोरेशन करने के लिए NIUA के साथ 5 साल का MOU, एक तरह का करार आपने किया है। ये पार्टनरशिप आपके अर्बन इन्वेस्ट विंडो इनिशिएटिव को किस तरह से मजबूत करेगी और इस प्लेटफॉर्म के जरिए किस तरह के प्रोजेक्ट्स आने की आप यहाँ से उम्मीद जता रहे हैं? जिस तरीके से भारत में शहरीकरण हो रहा है और जो भारत सरकार के टारगेट हैं कि 50 नई ग्लोबल सिटीज बनानी है, तो हमें लगा कि हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर हमें हमारी ULBs के साथ, हमारी सिटीज के साथ और हमारी स्टेट्स के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग पे बहुत कार्य करना है। कैपेसिटी बिल्डिंग में सिर्फ ट्रेनिंग ही पार्ट नहीं है, हम खुद सिटीज को चुनेंगे और उनके साथ किस तरीके से उनके एसेट्स का मोनेटाइजेशन करना है, किस तरीके से उनके ट्रांजेक्शन्स में एडवाइस करनी है, किस तरीके से प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन करना है, किस तरीके से प्रोजेक्ट क्लोजर करना है, कैसे इन्वेस्टर्स को लाना है, इन सभी चीजों की ट्रेनिंग के ऊपर हम काम करेंगे NIU के साथ। साथ ही साथ हम कैसे वो बॉन्ड इशुएंस कर सकते हैं, गवर्नेंस में कैसे सुधार किया जा सकता है और सिटीज को कैसे सही तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से एक्सपैंड किया जा सकता है, ताकि सिटी अपने आप में एक प्रॉफिट सेंटर बन जाए और वहां जो लोग रह रहे हैं उनको सभी तरीके की सुविधा बने। तो उसी के तहत हमने NIU के साथ ये एग्रीमेंट किया है। NIUA हमारी मिनिस्ट्री की ही एक नॉलेज पार्टनर है महुआ का। हम भी महुआ के तहत आते हैं, तो ये एक ऑर्गेनिक हमारी पार्टनरशिप है जिसमें हम साथ मिलके ULBs को और सिटीज को ट्रेनिंग देंगे। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से चर्चा करने के लिए। शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद